सफीना मर्ग। बाली उमरिया का दौर जिंदगी का नाजुक तरीन दौर होता है। वो इन बेमिसाल दिनों से आगे बढ़ चुकी थी। किसी दिलरुबा की मुंतजिर थी। किस्मत ने इंतजार की घड़ियां खत्म की, मगर उनकी चाहत भरी पुरसकून जिंदगी को फौरन ही नजर लग गई और मुख्तसर सी रफाकत में वो मर्द बेमिसाल मार डाला गया। वो इस अंदोहनाक वाक़े को जहनी तौर पर कबूल ना कर सकी थी। तफ्तीशी एहलकार अपना काम करते करते इस गमजदा की जुल्फ़े गिरागीर का असीर हो गया। उसके सामने सवाल कई थे। मकतूल लंदन गया और बर्लिन में मारा गया। रियासती रमूज और मोहब्बत के रचाव में उलझी एक खून आशाम दास्तान, जिसकी हर सतर सनसनी और तजस्सुस से लबरेज है। मुसन्निफ अमजद रईस। नुक्ते आगाज के लिए लंदन ही मंतकी मकाम था, या सारा के नज़दीक आगाज वहीं से करना चाहिए था। लंदन जेफरी का पसंदीदा शहर था। अगर वो मुश्किल में है तो उसे यहीं रुपोश होना चाहिए था। कैब ने उसे सिवाय होटल के सामने उतार दिया। फ्रंट डेस्क पर खूबसूरत खातून ब्लेजर में मलबूस सारा की जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने बताया कि सयाहों का रश बढ़ा नहीं है, कमरा मिल सकता है। सारा ने फॉर्म भरते वक्त सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया। मेरे शौहर 2 हफ्ते कबल यहाँ क्याम पजीर थे। नाम जेफरी है। लेडी क्लर्क ने लेजर पर नजर दौड़ाई। तुम्हें याद है? ओह यस मैम, आपके शौहर यहाँ पर अक्सर आते थे। वो एक नफीस आदमी हैं। वो यहाँ आपको ज्वाइन करेंगे? उसने पूछा। नहीं, अभी नहीं। दरअसल मुझे एक पैगाम की तवक्का थी। क्या तुम चेक करोगी? सारा ने कहा। क्लर्क ने मेल स्लॉट को देखा। उसका जवाब नफी में था। कोई कॉल? सारा ने सवाल किया। नो सॉरी मैम, वो बोली। सारा सोच में पड़ गई। क्या करना चाहिए? जेफरी के कमरे की तलाशी लेना बेमायने था। 2 हफ्ते गुजर गए थे। एनीवे, कोई पैगाम मिला तो हम मार्गेट फॉरवर्ड कर देंगे। क्लर्क ने सर उठाया। मार्गेट? सारा ने पलकें झपकाई। क्लर्क लिखने में मसरूफ थी। यस, क्लर्क बोली। क्या जेफरी की लंदन में कोई रिहाइश है? उसने तो कभी जिक्र नहीं किया। सारा ने खुद को संभालते हुए दुआ की कि वो कामयाबी से क्लर्क को कायल कर ले। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास गलत पता नहीं होगा। हम मार्गेट में ही थे, लेकिन 1 माह कबल वो जगह छोड़ दी थी। सारा ने कहा। ओह डियर। क्लर्क ने गहरी सांस ली और उकबी सिमत के दफ्तर की तरफ चली गई। चंद मिनट बाद वो फिर नजर आई। उसके हाथ में रजिस्ट्रेशन कार्ड था। 25 विजिटेबल लेन। क्या ये पुराना पता है या नया? क्लर्क ने कहा। सारा ने जवाब नहीं दिया। उसका जहन पता याद करने में मसरूफ था। मिसेस फॉन्टान? क्लर्क ने आवाज दी। हाँ, मुझे यकीन है कि ये ठीक है। वो सूटकेस उठाकर एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। 25 विजिटेबल लेन। वो बार बार जहन में पता दोहरा रही थी। क्या जेफरी वहां पर मिलेगा? समुद्र की मौजें आड़ी तिरछी चट्टानों पर सर पटक रही थीं। मौजों की तुंदी सारा को खौफजदा कर रही थी। वो कच्चे रास्ते पर चल रही थी। सूरज की रोशनी ने धुंध का सीना चीर दिया था। मिट्टी में चूने की आमेजिश थी और फिजा नमकीन। वहां 10-15 कॉटेज और गार्डन थे। विजिटेबल लेन के आखिर में सारा ने मतलूबा कॉटेज देखा। कॉटेज के सामने छोटा सा गार्डन था। गार्डन चूबी ग्रिल नुमा अहाते के अंदर था। गार्डन में मकई के फूल, गुलाब के पौधे और कैंची की खटखट ने उसे गार्डन की साइड देखने पर मजबूर कर दिया, जहां एक उम्र रसीदा शख्स बाढ़ तराश रहा था। हेलो, सारा ने आवाज दी। उस आदमी ने सर उठाकर देखा। मैं जेफरी फॉन्टान से मिलने आई हूं, सारा ने कहा। वो नहीं है, जवाब मिला। सारा हैरान थी कि लंदन में काम की जगह से दूर जेफरी को यहाँ कॉटेज रखने की जरूरत क्यों पेश आई। वो कहाँ मिलेगा? सारा ने पूछा। पता नहीं, वो दोनों आते जाते रहते हैं। उमर रसीदा शख्स ने शाने उचकाए। वो दोनों कौन? सारा ने अहमकाना अंदाज में पूछा। वो और मिसेस फॉन्टान, वो बोला। सारा ने दोनों हाथों से चुभी ग्रिल को इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसकी हथेलियों में चुभन होने लगी। उसके सर में धमाके हो रहे थे। लरसते हाथों से सारा ने जेफरी की तस्वीर निकाली। ये जेफरी की तस्वीर है? उसने भराई हुई आवाज में सवाल किया। हाँ, बूढ़े आदमी ने आसानी शनाख्त कर लिया। सारा ने कांपती उंगलियों से बमुश्किल तस्वीर परस में डाली। वो शौक की हालत में थी। क्या बूढ़ा सटिया गया था, या उसका जहन चकरा रहा था? दूसरी औरत। पहली मर्तबा निक ओहारा ने इस खदशे का इजहार किया था, जिस पर वो बराफरोख्ता हो गई थी। निक के ख्याल में ये एक मंतकी इम्कान था। वो खुद अंधी थी, अहमक थी। निक ने ठीक ही कहा था।
सारा लाइल्म थी कि वो वहां कब तक खड़ी रही। जमानो मकां का एहसास नापैद हो गया। वो मुंजमिद थी। इससे ज्यादा अजियत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। गालिबन तीसरी मर्तबा बूढ़े आदमी ने उसे पुकारा था। मिस, मिस, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे इन दोनों से मिलना है, सारा ने कहा। मुझे ठीक नहीं मालूम, लेकिन लेडी 2 हफ्ते कबल पैकिंग के बाद रवाना हो गई थी, माली ने कहा। सारा ने पर्स से कागज कलम निकालकर अपना और होटल का नाम लिखा। पर्चा उसने इस शख्स को पकड़ा दिया। इनमें से कोई भी आए तो प्लीज मुझे यहां पर कॉल करवा देना। फिर वो बिन पिए लुड़खड़ाती हुई मुड़ी। उसकी निगाह मेल बॉक्स नंबर 25 पर गई, जहां से एक मेल ऑर्डर कैटलॉग झांक रही थी। कैटलॉग लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर की थी। एड्रेस की जगह मिसेस एवी फोंटान लिखा था। एवी। एक से ज्यादा मर्तबा जेफरी ने सारा के लिए एवी का नाम इस्तेमाल किया था। सारा ने कैटलॉग वापस बॉक्स में ठोस दी। वो चटानी रास्ते पर वापस मार्केट ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रही थी। शहद रंग आंखों से आंसू छलक रहे थे। सरमाया जीस दुश्मन जा निकला। कायनाते दिल बेरंग हो गई। हयातें रंगी शराब की नजर हो गई। अचानक मिलने वाली इंकशाफ आमेज खबर ने उसे पल भर में तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो निडाल कदमों से आगे बढ़ गई थी। 6 घंटे बाद थकी हारी, अंदर से खाली, भूख से बेहाल वो होटल में अपने कमरे तक आई। फोन की घंटी बज रही थी। हेलो, सारा ने कहा। सारा फोंटान? किसी औरत की बैठी हुई आवाज थी। यस, सारा ने कहा। जेफरी के बाएं कंधे पर पीछे की जाने पैदाइशी निशान है? हाँ, सारा ने कहा। कैसा निशान है? आवाज आई। लेकिन, सारा ने कहना चाहा। कैसा निशान है? पूछा गया। चांद, आधा चांद। क्या तुम एवी हो? सारा ने पूछा। लैम्ब एंड रोज, डोरिस स्ट्रीट, 9 बजे, आवाज ने कहा। रुको, एवी? सारा बोली। क्लिक। फोन बंद हो गया था। सारा ने घड़ी देखी। आधे घंटे में वो डोरिस स्ट्रीट पर पहुंच सकती थी। सारा लैम्ब एंड रोज नामी पब के अंदर दाखिल हो रही थी। खनकती हंसी और गिलासों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। उसकी मतलाशी निगाहों में सर्विंग गर्ल के अलावा कोई नुस्वानी पैकर नहीं आया। दोनों की नजरें मिली तो सर्विंग गर्ल ने गर्दन के खफीफ खम से उकबी कमरे की तरफ इशारा कर दिया। सारा ने भी जवाबन सर को मामूली सी जुम्बिश दी और उसके इशारे की सिमत में चल पड़ी। वहां दीवार के साथ मुतादिद चूबी बूथ एक कतार में मौजूद थे। पहले बूथ में एक जोड़ा बराजमान था। दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ तलाश कर रहे थे। दूसरे बूथ में एक पक्की उम्र का आदमी विस्की के साथ शुगल में मगन था। तीसरे में एक और जोड़ा बैठा था। अब एक बूथ ही रह गया था। सारा को यकीन था कि वहां एवी इसकी मुंतजिर होगी। सारा ने अंदर कदम रखा। दोनों औरतों की आंखें चार हुईं। एक नजर में दोनों ने एक दूसरे की अजियत महसूस कर ली। सारा उसके बिलमुकाबिल बैठ गई। एवी ने सिगरेट का कश लिया और राग गिराते हुए सारा की तनकीदी जायजा लिया। वो खुद नुमायां तौर पर दुबली पतली थी। आंखों की रंगत सब्ज थी। आंखों में थकन थी। वो नर्वस दिखाई दे रही थी और गाहे गाहे पब के दरवाजे की तरफ नजर डालती थी। सिगरेट का धुआं बल खाते सांप के मानिंद दोनों के दरमियान बुलंद हो रहा था। तुम मेरे अंदाजे से हटकर हो, उसने बैठी हुई आवाज में कहा। तुम इतनी सादा नहीं हो, कम उम्र भी हो। 27 या 28? वो बोली। 32, सारा ने जवाब दिया। मतलब उसने मुझे सच बताया था, एवी बोली। जेफरी ने मेरे बारे में बताया था, सारा बोली। एवी ने कश लिया। हाँ, और ये मेरा आइडिया था, एवी ने कहा। सारा की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारा आइडिया? लेकिन क्यों? सारा ने कहा। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जाहिर है कैसे जान सकती हो, लेकिन मैं बताऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम इसके साथ खुश हो? एवी ने पूछा। हाँ, कम अज कम मैं खुश हूं। जहां तक जेफरी का ताल्लुक है, नहीं मालूम, नहीं जानती, सारा ने कहा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी तरह, और हम दोनों हार गए। मामलात की नौयत ही ऐसी है, एवी ने कहा। कैसे मामलात? सारा ने पूछा। एवी ने सिगरेट का गहरा कश लिया। बेहतर है कि ना जानो, लेकिन तुम जानना चाहती हो। तुम्हारी जगह मैं होती तो भूल जाती और घर का रुख करती, जबकि तुम अब भी ऐसा कर सकती हो, एवी ने कहा। जेफरी कौन है? सारा ने पूछा। एवी ने धुआं उगलते हुए ऊपर की जानिब देखा, जैसे ख्यालात को मुज्तमा कर रही हो। मैं 10 बरस पहले एम्स्टरडैम में उससे मिली थी। इस वक्त वो एक मुख्तलिफ आदमी था। मुख्तलिफ से मुराद है सलाहियत और तजर्बा। उसका नाम साइमन डांस है।
इस वक्त हम दोनों मोसाद के लिए काम करते थे। हमारी टीम में एक औरत थी, वही चीफ थी, मोसाद की बेहतरीन एजेंट। मैं और साइमन एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। 1 साल गुजरा था कि मिशन बुरी तरह फेल हो गया। इस बिजनेस में काम ही सबसे अहम होता है। मैं और साइमन एक दूसरे के लिए शदीद परेशान रहने लगे क्योंकि बूढ़ा आदमी हाथ से निकल गया था। एवी कह रही थी। क्या उसे गिरफ्तार करना मिशन था? सारा ने सवाल किया और एवी हंस पड़ी। हमारे बिजनेस में गिरफ्तारी नहीं होती, खत्म करना होता है, एवी ने कहा। सारा के हाथ सर्द पड़ने लगे। जेफरी एक जासूस था और कातिल भी। जेफरी नहीं, साइमन, सारा ने सोचा। वो बूढ़ा जिंदा है, उसका नाम मार्क्स है। नापाक आदमी का पाक नाम, मार्क्स द मैजिशियन। हमारे लिए ये महज एक कोड नेम नहीं है, उससे बढ़कर है। इस नाकाम केस ने हमारी कहानी खत्म कर दी। एवी ने सिगरेट एश ट्रे में मसल दी और दूसरी सुलगा ली। इस अमल के दौरान उसने 3 दिया सलाइयां जाया की। उसके हाथ काबू में नहीं थे। उसने आह भरते हुए सिलसिला कलाम को जोड़ा। फिर हमने शादी कर ली और मोसाद से अलहदा हो गए। कुछ अरसा जर्मनी फिर फ्रांस में गुजारा। हमने 2 मरतबा अपना नाम तब्दील किया। मार्क्स के कुत्ते पेशावर कातिल हमारे ताकुब में थे। बादजा हमने यूरोप से निकलने का फैसला किया। एवी कहती जा रही थी। और अमेरिका आ गए, सारा ने कहा। हाँ, ये बहुत बेहतर रहा। उसे नया नाम और एक प्लास्टिक सर्जन मिल गया। उसके चेहरे में ड्रामाई तब्दीली आ गई। मेरा चेहरा भी बदल गया। वो पहले अमेरिका आया, फिर मुझे बुलाया, एवी ने बताया। उसने मुझसे शादी क्यों की? सारा ने सवाल किया। उसे एक अमेरिकी बीवी की जरूरत थी, घर और अकाउंट की जरूरत थी। मैं अपनी आवाज और लहजे के बायस अमेरिका में फिट होने में नाकाम रही थी। साइमन की बात और थी। वो मुख्तलिफ आवाजों और बदले हुए लहजों की अदायगी पर कादिर था। एवी बोली। उसने मुझे क्यों मुंतखब किया? सारा ने कहा। सहूलत। तुम तन्हा थी, शख्सियत भी आम सी थी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। तुम्हें जज्बाती तौर पर आसानी मुतासिर किया जा सकता था। क्या मैं ठीक नहीं कह रही? एवी ने कहा। सारा ने बेख्तियार इस बात में सर हिलाया और सिसकी ली। कोई इसमें दिलचस्पी नहीं लेता था। लैब से घर और घर से लैब। गुजरते माहो साल उसे शादी से परे धकेल रहे थे। फिर माअन जेफरी नमूदार हुआ और तन्हाई का खला पुर कर दिया। वो फौरन ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। उसे नहीं पता था कि वो इस्तेमाल हो रही है। गुस्से की लहर उठी। तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। तुम दोनों को एहसास नहीं था कि चोट किसने खाई, जज्बाती इस्तेसाल किसका हुआ, कौन मजरूह हुआ? सारा ने कहा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमारी अपनी जिंदगी थी, एवी ने कहा। अपनी जिंदगी और मेरी जिंदगी? सारा ने कहा। आवाज धीमी रखो, एवी बोली। एवी, मैं उससे मोहब्बत करती थी और तुम यहाँ बैठकर जवाब तराश रही हो, सारा ने कहा। प्लीज आहिस्ता बोलो, एवी बोली। मुझे परवाह नहीं है, सारा ने कहा। मुझे चलना चाहिए, एवी ने कहा और खड़ी हो गई। नहीं, रुको, कहानी मुकम्मल करो, सारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एवी आहिस्ता से वापस बैठ गई। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता था और लंदन मेरी वजह से आता था। वो तुम्हें कॉल करता या खत लिखता तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन ये जरूरी था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक वो आपदीदा हो गई। क्या हुआ एवी? सारा ने पूछा। पता नहीं, हमारे कुछ हम नवाबी थे जो मार्क्स के खिलाफ थे। मुझे इतना पता है कि उसने 2 हफ्ते कबल लंदन छोड़ दिया था। वो अपने साथियों के हमरा मार्क्स के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक हुआ। ताहम गड़बड़ हो गई, उसे फरार होना पड़ा। बर्लिन के होटल में किसी ने उसके कमरे में धमाका खेज मवाद रख दिया। उसकी कॉल बर्लिन से आई थी। उसने मुझे बताया कि वो जेरे जमीन रोपोश हो रहा है। मुझे भी छुप जाना चाहिए। सही वक्त पर वो मेरे पास आएगा। लेकिन जिस रात मैंने मार्केट को छोड़ना था, मुझे वहम हुआ और मैंने बर्लिन कॉल की। मुझे पता चला कि उसे खत्म कर दिया गया है, एवी ने कहा। लेकिन वो जिंदा है, सारा बेख्तियार बोली। एवी के हाथ से सिगरेट गिर गई। व्हाट? उसने 2 दिन कबल मुझे कॉल की थी। मुझे बुलाया था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, सारा ने कहा। तुम झूठ बोल रही हो, एवी ने कहा। यह सच है, सारा ने बुलंद आवाज में कहा। रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई और ट्रिक? वो तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। आवाज की नकल भी हो सकती है, एवी ने सर्द लहजे में कहा। सारा ने खामोशी इख्तियार की। किसी को क्या जरूरत थी कि जेफरी की आवाज के सहारे उसे यूरोप लेकर आता? दफतन उसे कुछ और याद आया, पजल का एक और टुकड़ा जो हल नहीं हो सका था। सारा ने एवी की तरफ देखा। जिस दिन मैंने वॉशिंगटन छोड़ा था, उसी रोज कोई अजनबी मेरे अपार्टमेंट में घुसा था।
और सिवाय फोटोग्राफ के उसने वहां से कुछ भी नहीं लिया। वो फोटो मुझे बहुत अजीज था, सारा ने कहा। कैसा फोटोग्राफ? एवी ने तेज आवाज में सवाल किया। जेफरी, वो हमारी शादी का फोटो था, सारा ने कहा। एवी का चेहरा चूने की मानंद सफेद पड़ गया। उसने सिगरेट बुझाकर पर्स और स्वेटर संभाला। कहाँ जा रही हो? सारा ने पूछा। जाना होगा, वो मुझे तलाश कर रहा है। कौन? सारा ने पूछा। जेफरी, तुमने कहा था वो मर चुका है, सारा ने कहा। नहीं नहीं, वो जिंदा है। उन्हें इसका नया चेहरा नहीं मालूम, इसलिए वो तस्वीर चुराई गई। मतलब वो हम दोनों की तलाश में है, एवी ने कहा। और वो अचानक उठ गई, अफ्तादो खेजा पब से बाहर निकल गई। सारा हक्का बक्का रह गई। वो उसके पीछे लपकी। बाहर पहुंची तो स्ट्रीट पर सन्नाटा था। एवी, कोई जवाब नहीं आया। वो गायब हो चुकी थी। एवी ज्यादा दूर नहीं गई थी। वो भड़की हुई हिरनी के मानंद तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रही थी। सारा की तला बम के मानंद उसके सर पर फटी थी। वो बदहवास हो गई। वो फौरन समझ गई थी कि सारा को ट्रैप करके लंदन बुलाया गया था, महज एवी और जेफरी का सुराग लगाने के लिए। सड़क पर धुंध थी। वहशत-आमेज सनसनी ने उसकी तरबियत में खलल डाल दिया था। वो तरबियत जो उसने मोसाद से हासिल की थी। तरबियती असूलों के खिलाफ वो सीधी लाइन में अंधाधुंध भाग रही थी। रुख सबवे स्टेशन की तरफ था। उसने जिगजैग की कोशिश नहीं की, ना मकानात के छज्जों के साए में वक्ती तौर पर रुपोश हुई। सिर्फ 2 ब्लॉक दूर जाने के बाद वो हाँफने लगी। सिगरेट, उसके जहन में ख्याल आया। कई साल की मतवाते सिगरेट नौशी ने अपना असर दिखाया था। वो जबरदस्ती आगे बढ़ती रही जब तक सीने में टीस ना उठी। अब चंद लम्हों के लिए रुकना जरूरी था। सीने की तकलीफ भी पुरानी थी। वो बचपन से इसी तकलीफ के साथ जिंदगी गुजार रही थी। उसके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी। तकलीफ कम हुई तो उसने दोबारा कदम उठाना शुरू कर दिया। एक जगह उसने लैंप पोस्ट का सहारा लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांस बहाल हुई। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। बदहवासी पहले से कम थी। जब अचानक उसने अजनबी आवाज महसूस की, बहुत मध्यम। वो इस नरम आवाज को तकरीबन मिस कर गई थी। उसके आसाब तन गए। उसने आंखें खोल दी। चंद गज के फासले पर आहट उभरी, ताहम वो सिमत का तयन ना कर सकी। उसकी निगाह ने धुंध की चादर चीरने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। एवी ने पर्स से पिस्टल निकाला जो हमावक्त उसके साथ रहता था। सर्द लोहे की लम्स ने उसका एतमाद कदरे बहाल कर दिया। उसे अदराक हुआ कि वो लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी के नीचे है। वो अंधेरे में खिसक गई। एक और आहट। वो पिस्टल के साथ खुद भी घूमी। वो कहाँ है, किस तरफ है? उसे समझने में ताखीर हो गई। आखिरी आहट धोखा था, सिर्फ उसकी तवज्जो बटाने के लिए। उसे पलटकर फायर करना चाहा, लेकिन आने वाले की टक्कर से वो जमीन बोस हो चुकी थी। पिस्टल हाथ से छूट गया। अगली लम्हे तेज धार छुरी उसकी नाजुक गर्दन पर थी। हमला आवर का चेहरा उसके चेहरे से करीब था। नीम तारीकी के बावजूद उसके जर्दी माइल बाल चांदी की मानंद चमक रहे थे। ब्रोनी, एवी ने सरगोशी की। दहशत ने उसे चीखने से बाज रखा। लिटिल एवा, वो हंसा। हंसी थी या गुर्राहट, लेकिन एवी जान गई थी कि वो सुबह का सूरज नहीं देख सकेगी। 35,000 फीट की बुलंदी से नीचे का मंजर अनोखा था। कोई नियॉन साइन नहीं, ना ट्रैफिक, ना कंक्रीट, लामताना ही स्याह आसमान जिसमें सितारे टांग दिए गए थे। निक अपनी नशिस्त पर सोने की कोशिश कर रहा था। डीसी टाइम के मुताबिक 1 बज रहा था और निक बेदार था। शायद वो सोना ही नहीं चाहता था। सारा का तस्वुर उसे सोने नहीं दे रहा था। क्या गजब की अदाकारा थी वो, ऑस्कर अवार्ड की हकदार। वो भूल गया था कि वो उसे महफूज देखना चाहता था, महफूज और करीब, अपनी बाहों के हिसार में। ताहम अब उसका यकीन मुतजल्जल हो गया था। उसे नहीं मालूम था कि उसने ये सफर क्यों इख्तियार किया। वो सिर्फ इतना जानता था कि सारा के तहफ्फुज में उसकी दिलचस्पी करीबुल खत्म थी। सारा की वजह से उसकी मुलाजमत गई। उसकी हुब्बुल वतनी के आगे सवालिया निशान लग गया। जिल्लत आमेज बात यह थी जो वॉन डैम ने की थी। उसका तबसरा था कि बतौर जासूस निक तीसरे दर्जे से भी नीचे है, महज एक अनाड़ी। वो जितना सोचता उसका गुस्सा बढ़ता जाता। उसने खिड़की से बाहर सितारों की तरफ देखा। बाय गॉड, लंदन पहुंचते ही वो तमाम हकीकत उगलवा लेगा। उसे इल्म था कि वो किस होटल में मिलेगी, लेकिन गुस्से के साथ कुछ और भी खलत मलत हो रहा था। कोई जज्बा, आरजू, गुस्से से ज्यादा गहरी, वसी और परेशान कुन। तस्वुर में बार बार वो इसकी ख्वाबगाह में चली आती थी और शहद रंग आंखों से उसे तकती। वो उसे चूम ले या गला घूंट दे, या फिर दोनों काम। लंदन की फ्लाइट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टंट था। क्रेजी स्टंट।
तमाम जिंदगी वो फैसले सोच समझकर किया करता था। कुदरती तौर पर वो एक बेपरवाह आदमी नहीं था, लेकिन आज इसने कपड़े सूटकेस में फेंके, एयरपोर्ट पहुंचा, क्रेडिट कार्ड लेकर चल पड़ा, जज्बातियत हिमाकत के हमराह। बूढ़ा आदमी खबर सुन के खुश नहीं होगा। ब्रौनी मकतूला का खून छुरी पर से साफ करते हुए सोच रहा था। वो एक दो दिन खबर रोक सकता था, ताहम बूढ़ा आदमी खबर के लिए भूखा था। ब्रौनी ज्यादा देर इसे इंतजार में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सानहे के बाद से बूढ़ा बेसब्र और चिड़चिड़ा हो गया था। ब्रौनी खौफजदा नहीं था, क्योंकि उसे अदराक था कि बूढ़ा इस पर कितना इन्हसार करता है। ब्रौनी को डबलिन की सड़कों से बूढ़े ने 8 साल की उम्र में अपनाया था। बूढ़े ने ब्रौनी की आंखों में जो कुछ देखा था वो अधूरा था, जिसे वक्त के साथ मुकम्मल करके बूढ़े ने उसे एक ताबेदार दरिंदे में बदल दिया था। ब्रौनी का कोई नहीं था, बूढ़ा भी उसका सगा बाप नहीं था। बूढ़े ने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन भरोसा नहीं किया। भरोसा उसकी लुग़त में था ही नहीं। ब्रौनी ने नौजवानी में भांप लिया था कि बूढ़ा उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता। जब उसने ब्रौनी को सड़क से उठाया था, वो खुद इतना बूढ़ा नहीं था। ब्रौनी बूढ़े की जिबिलत भांप कर भी बरगश्ता नहीं हुआ। वो खुद से लड़ता रहा, बूढ़े का हर हुक्म मानता रहा। 30 बरस में उसकी ये आदत पुख्ता हो गई और उसे लुत्फ आने लगा। खास तौर पर शिकार जब औरत होती तो उसकी खूनी फितरत ज्यादा हज उठाती, जैसे आज की रात हुआ था। बदकिस्मती से औरत ने जबान नहीं खोली। ब्रौनी जिन मर्दों की जबान के ताले तोड़ता रहा था, वो औरत इन सबसे ज्यादा अड़ियल साबित हुई थी। ब्रौनी ने अपने बेहतरीन हैवानी हरबे आजमाए। वो चीखती रही, तड़पी, बिलबिलाई, लेकिन जबान ना खोली और अचानक मर गई। वो खुद बिलबिलाने पर मजबूर हो गया। वो इत्तलात हासिल किए बगैर उसे मारना नहीं चाहता था। बदकिस्मती से ब्रौनी ने अंदाजा लगाने में देर कर दी कि औरत का दिल कमजोर था, लेकिन हिम्मत मर्दों से बढ़कर थी। वो हाथ मलता रह गया। फोन पर एम्स्टरडैम का नंबर मिलाया। एबी ने कुछ नहीं बताया, वो बोला। दूसरी जानिब खामोशी में मायूसी छुपी थी। और वो मर गई? बूढ़े ने सवाल किया। यस, ब्रौनी बोला। दूसरी का क्या हुआ? बूढ़े ने पूछा। मैं निगरानी कर रहा हूं, साइमन करीब नहीं फटका, ब्रौनी बोला। मैं सारी जिंदगी इंतजार नहीं कर सकता, उसे बिल से निकालो, बूढ़े ने कहा। कैसे? ब्रौनी ने कहा। अमरीकी बीवी पर तशद्दुद करो, बूढ़े ने कहा। CIA का लफड़ा है, ब्रौनी बोला। मैं देखता हूं, कल तक रुको, फिर उसे उठा लो, बूढ़े ने कहा। इसके बाद? ब्रौनी ने कहा। देखो वो क्या जानती है, अगर कुछ नहीं फिर भी वो काम आएगी। हम अल्टीमेटम देंगे और साइमन उसे बचाने के लिए आएगा, बूढ़े ने कहा। ब्रौनी को इख्तिलाफ था, ताहम वो चुप रहा। वो सारा को देख चुका था और समझता था कि साइमन डांस सारा के लिए नहीं आएगा। साइमन इतना अहमक नहीं था, फिर भी ये एक दिलचस्प तजर्बा रहेगा। वो अजीब अनोखा ख्वाब था। वो सड़कों पर भाग रही थी, हर तरफ धुंध फैली हुई थी। वो जेफरी के पीछे भाग रही थी, चिल्ला रही थी। वो कभी नजर आता, कभी धुंध में ओझल हो जाता। फिर सूरत हाल बदल गई। वो आगे भाग रही थी और जेफरी उसके पीछे था। वो नजदीक आता जा रहा था। सारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी टांगों में से जान निकल रही थी। मां सब्जा आंखों वाली औरत उसकी राह में हाइल हो गई। सारा घूम गई। पीछे आने वाला करीब आ गया था। वो धुंध में से नमूदार हुआ, थकी हुई सलेटी रंग की आंखें। मां सारा का खौफ व हरास तहलील हो गया। वो जैसे साहिबान के नीचे आ गई, महफूज हो गई। दफतन उसकी आंख खुल गई। जिस्म पसीने से तर था। कोई दरवाजा बजा रहा था। उसे बत्तियां रोशन की। 4 बज रहे थे। मिसेस फॉन्टान, किसी मर्द की आवाज आई। प्लीज दरवाजा खोलें। कौन है? सारा ने पूछा। पुलिस। वो बिस्तर से गिरते गिरते बची। बमुश्किल गाउन लपेटा और दरवाजा खोल दिया। 2 पुलिसमैन बाहर खड़े थे। उनके हमरा आंखों में रत जगह लिए। होटल का क्लर्क भी खड़ा था। क्या बात है? सारा ने पूछा। सॉरी मैम, लेकिन ये नागजीर है कि आप हमारे साथ स्टेशन हेडक्वार्टर चलें, आने वाले ने कहा। मैं समझी नहीं। क्यों? उसने दोनों हाथों से दरवाजा पकड़ा। क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? ऐसे तो किस लिए? सारा ने पूछा। मर्डर, मिसेस एबी फॉन्टान का मर्डर, आने वाली ने कहा। यह कैसे हो सकता है? सारा चकरा गई। ये कोई खौफनाक ख्वाब है जो लाशऊर की तारीख अनजानी गहराइयों से निकलकर सामने आ गया है। वो चूबी मेज के एक तरफ कुर्सी पर बैठी थी। छत पर नसब तेज रोशनियां उसकी हर हरकत का मुशाहिदा कर रही थी। लेकिन हरकत थी क्या? कमरा सर्द था। वो नाइट गाउन और लिबादे में मलबूस थी।
बर्फ जैसी नीलगू आंखों वाला एक सुराग रस्सा पेदर पे सवालात कर रहा था। जवाब मुकम्मल होने से पहले वो अगला सवाल जड़ देता। सारा ने 6 मरतबा वॉशरूम जाने की इजाजत तलब की। वो महसूस कर रही थी कि उसे जेल हो जाएगी। एक औरत के कत्ल में वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चली जाएगी। इस औरत के लिए जिससे वो रात में एक बार मिली थी। वो खुद को रोने से बाज रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसकी समात में दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। फिर किसी ने उसका नाम पुकारा। नाम पुकारने वाले के एक लफ्ज ने उसे तारीकी से बाहर घसीट लिया। सारा ने सर उठाया। निक ओहारा सामने खड़ा था। करिश्मा, मौजा, समुद्र पार करके वो लंदन में उसके सामने था। लंदन में इसका वाहिद दोस्त, अकलौती उम्मीद। वो इसे तक रहा था। अचानक उसे शक हुआ कि वो दोस्त नहीं रहा। कुछ गलत हो गया था। उसके तासुरात में सख्ती थी। आंखें साकित थी। मायूसी के आलम में उसने सलेटी आंखों में गर्मजोशी की रमक तलाश करने की कोशिश की। हमदर्दी का अंसर, लेकिन वहां इश्तियाल का अंसर हावी था। उसने ब्रीफकेस मेज पर रख दिया। लेडी, तुम मुसीबत में फंस गई हो, उसने करख्तगी के साथ कहा। सारा ने बेचारगी से कहा, जानती हूं, मैं जानता हूं, और तुम क्या कह सकती हो? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? उसने शिकस्ता आवाज में कहा। यह तुम पर मुनहसर है, उसने कहा। कैसे? सारा ने कहा। क्या यह कत्ल तुमने किया है? पूछा गया। नो, ये गलत फहमी है। वो रो पड़ी। फूट फूट कर रोने पर निक अचानक बौखला गया। उसने हाथ बांधे और मेज के किनारे बैठ गया। सारा उसकी तरफ देखने से हिचकिचा रही थी। वो बदल गया था, उसके गुमान से परे। क्या वो भी इसे मुल्जिम ख्याल कर रहा है? वो कैसे अजनबी तफ्तीश कुनंदगान को मुतमईन करेगी जब निक ही एतबार खो बैठा था? उसका मुंह कड़वा हो गया। वो गलत अंदाज में निक के बारे में सोचती रही थी। वो यहाँ क्यों था? शायद ड्यूटी पर। सारा ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। वो बेयारो मददगार थी। उसने बहैसियत दोस्त निक पर एतबार किया था। क्या गलत किया? वो दोस्ती का ढोंग था। तुम लंदन क्यों आए? वो बड़बड़ाई। तुम क्यों आई? उम्मीद है सच बोलोगी, निक ने पूछा। सच? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। झूठ तुमने बोला था, सारा ने कहा। ओह कम ऑन। वो बदमजा होकर उठ खड़ा हुआ और टहलने लगा। मैं अहमक था जो तुम्हारी मासूमियत की जाल में आ गया। पहले तुमने कहा तुम कुछ नहीं जानती, फिर अचानक तुम लंदन चली आई। मैंने इंस्पेक्टर से बात की है। अब तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। तुम एवी को जानती थी? निक ने पूछा। नहीं, मेरी मुलाकात उसके साथ कल हुई थी। वो तुम थे जिसने मुझसे झूठ बोला कि जेफरी मर चुका है, और बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैंने यकीन कर लिया, सारा ने कहा। क्या कहना चाह रही हो? निक ने पूछा। जेफरी जिंदा है, सारा ने कहा। निक के चेहरे पर हैरानगी का अंसर नुमाया था। वो उसे घूरती रही। क्या वाकई वो बेखबर है कि जेफरी जिंदा है? वजाहत से बात करो। तुम नहीं जानती कि किस मुसीबत में पड़ गई हो। शवाहिद, निक बोला। शवाहिद वाकयाती हैं, सारा ने कहा। एवी फोंटान की लाश आधी रात को लैम्ब एंड रोज से चंद ब्लॉक के फासले पर मिली थी, सुनसान गली में। तुम्हें लैम्ब एंड रोज में अमेरिकी औरत के तौर पर एवी के साथ देखा गया था। तुम्हारे दरमियान तकरार भी हुई थी। एवी वहां से निकल गई और तुम उसके पीछे गई थी। ये आखिरी तफसील है, निक ने कहा। पब के बाहर वो गायब हो गई थी, सारा ने कहा। कोई गवाह? निक ने पूछा। नहीं, सारा बोली। बुरी खबर है। पुलिस एवी के घर मार्केट गई थी। बुरे आदमी ग्राउंड कीपर ने तुम्हारे बारे में बताया था। वो पर्चा भी दिखाया था जो तुमने उसे दिया था, निक ने कहा। वो मैंने इसलिए दिया था कि एवी या जेफरी मुझसे राब्ता कर सकें, सारा ने कहा। तुमने पुलिस को कत्ल की वजह फराहम कर दी, यानी इंतकाम, जिसे जुटलाना बहुत मुश्किल है, निक ने कहा। मैं ये खूनरेजी नहीं कर सकती। तुम्हें यकीन करना चाहिए, सारा ने कहा। क्यों यकीन करना चाहिए? निक ने कहा। क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई नहीं और यकीन नहीं करेगा। माअन वो दिल गिरफ्तार हो गई, निढाल हो गई। खौफो हरास की चादर उसके तमाम बदन पर छा गई। उसने सर झुका लिया। कौन? कोई भी नहीं। कौन यकीन करेगा? उसने कहा। निक उलझनजदा जज्बात के साथ उसे देख रहा था। सारा के जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। वो दहशत ज़दा थी और बमुश्किल तमाम मेज के सहारे टिकी हुई थी। उसका गाउन भी नीमवा हो गया था और नीचे से नाइट गाउन झलक रहा था। सुर्खी माइल बाल चेहरे पर परेशान थे। पहली मर्तबा वो आशफ्ताए मोह, आशफ्ताए सर थी। निक के तसव्वुर ने फिर से अंगड़ाई ली। उसे बमुश्किल उसे दबाया। वो कोशिश कर रहा था कि इस मसले पर तवज्जो दे जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। एक औरत कत्ल हो गई थी, दूसरी शदीद मुश्किल में थी। वो सोचा था कि सारा इसके बाजुओं की पनाहगाह में आकर कैसा महसूस करेगी। दफतन सारा के खिलाफ उसका इश्तियाल पारा पारा हो गया। उसने सारा के कर्ब में इजाफा किया।
वो खुद को एक अफरीत महसूस कर रहा था। उसने नरमी से उसके सर को छुआ। सारा, सारा, सब ठीक हो जाएगा। सारा ने झुककर अपना सर उसके शाने से टिका दिया। उसके बाल नरम और रेशम की मानिंद थे। उसकी जिल्द की नस्वानी खुशबू मदहोश कुन थी। ना चाहते हुए उसने सारा को अलहदा किया। मुझसे बात करो। मुझे बताओ कि तुम क्यों सोच रही हो कि जेफरी जिंदा है, निक ने कहा। सारा ने सारी दास्तान गोश गुजार कर दी। कब उसने सारा को कॉल की और वो लंदन के लिए निकल खड़ी हुई। फिर एवी के घर तक रसाई, मालूमात और एवी का पैगाम, पब की मुलाकात, मोसाद, साइमन, मार्क्स और उसके हर कार्य वगैरह वगैरह। निक खामोशी से सुनता रहा। वो समझ गया कि सारा को मिलने वाली कॉल जाली थी और तस्वीर क्यों चुराई गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें शक का फायदा देता हूं। वो दर हकीकत इसकी कहानी पर एतबार कर रहा था। मिस्टर ओहारा, क्या बात है? तुम आसपास होते हो तो आंसू बहने लगते हैं, सारा ने कहा। यह ठीक है, मेरा मतलब रोने से है, वो बोला। सारा ने नजर उठाकर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। कैसी अजीब कल्बे माहियत थी। अजनबी से दोस्त और दोस्त से उसे अब तक एहसास ही नहीं हुआ था कि वो कितना वजीह है। उसके नकुश, जिस्म, आवाज, नेज उसे सारा की फिक्र थी। उसकी आवाज में सारा के लिए तशवीश थी। सारा ने महसूस किया कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो कपकपा उठी। निक ने हिचकिचाहट के साथ जैकेट उतारकर उसके कांधों पर डाल दी। जैकेट में भी उसकी खुशबू थी। सारा ने जैकेट को अच्छी तरह लपेट लिया। उसे नाकाबिले बयान सुकून महसूस हुआ। एहसास, ओहारा की जैकेट उसके साथ होगी तो वो महफूज रहेगी। कॉन्सुलेट के हमारे आदमी जैसे ही आएंगे तुम्हें यहां से निकाल लिया जाएगा, ओहारा ने कहा। क्या तुम हैंडल नहीं कर रहे हो? सारा ने पूछा। नहीं सारा, ये मेरा दायरे कार नहीं है, निक ने कहा। लेकिन फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? सारा ने पूछा। निक के जवाब देने से पहले दरवाजा खुला। निक, तुम यहां क्या कर रहे हो? निक पलटा। हेलो पॉटर। पॉटर ने कमरे का जायजा लिया। फिर उसकी निगाह सारा पर जम गई। अपना गीला हैट उसने निक के ब्रीफ केस पर रख दिया। तुम हो सारा फोंटान? पॉटर ने पूछा। सारा, ये मिस्टर राय पॉटर हैं, निक ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। पॉलिटिकल ऑफिसर, थर्ड सेक्रेटरी, पॉटर ने उखड़ी हुई आवाज में तस्दीक की। सारा ने निक की तरफ देखा। डॉन कहाँ है? मुझे खदशा है कि शायद वो ना आ सके, इसलिए मैं यहां हूं, निक ने जवाब दिया। पॉटर ने रस्मी अंदाज में सारा से मुसाफा किया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया गया होगा। अफसोस तुम्हें इन हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जल्द मामला निपटा लेंगे, पॉटर ने कहा। वो कैसे? निक की आवाज में शक का अंसर था। पॉटर ने निक की तरफ रुख किया। ओहारा, तुम छुट्टियों पर हो, तुम्हें जाना चाहिए, पॉटर ने कहा। नहीं, मेरी छुट्टियों का अपना अंदाज है, निक बोला। ये सरकारी बिजनेस है और मैंने सुना है कि तुम हमारे साथ नहीं हो, पॉटर ने कहा। मैं नहीं समझी, सारा ने तेवरियां चढ़ाई। इसका मतलब है कि मैं गैर मुअय्यना छुट्टियों पर हूं, निक ने पुरसकून अंदाज में कहा। ऐसा करना पड़ता है जब कौमी सलामती का मामला हो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खतरनाक हूं, निक ने तेज आवाज में कहा। हमें असल बात की तरफ आना चाहिए, पॉटर ने सारा की तरफ देखा। मैंने इंस्पेक्टर एप्पलबाइट से तबादला ख्याल किया था। तुम्हारे खिलाफ कोई माकूल सबूत मौजूद नहीं है। उसे तुम्हें आजाद करने में कोई आर नहीं। तुम एक आजाद अमेरिकी शहरी हो, पॉटर ने कहा। सारा उछल पड़ी। शुक्रिया मिस्टर पॉटर, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, मुश्किलात से दूर रहो, ओके, पॉटर ने कहा। ओह यस, उसने खुले हुए चेहरे के साथ निक की तरफ देखा, लेकिन इसका चेहरा मुस्कुराहट से आरी था, बजाय इसके कि वो सोच में डूबा हुआ था। कोई चीज उसे मशकूक महसूस हो रही थी। फौरन ही सारा की खुशी काफूर हो गई। वो पॉटर की तरफ मुड़ी। क्या कोई और बात भी है? मतलब मेरे लिए, पॉटर ने कहा। नहीं मिसेस फोंटान, तुम इस वक्त रवाना हो सकती हो। मैं खुद तुम्हें होटल तक छोड़ दूंगा, पॉटर ने कहा। जहमत की जरूरत नहीं, ये काम मैं कर दूंगा, निक बोला। सारा निक से करीब होकर हो गई। शुक्रिया मिस्टर पॉटर, मैं मिस्टर ओहारा के साथ चली जाऊंगी। हम दोनों, दरअसल हम दोनों पुराने दोस्त हैं, सारा ने कहा। दोस्त? पॉटर ने पूछा। जब से जेफरी का इंतकाल हुआ है ओहारा ने बहुत मदद की है, सारा बोली। पॉटर का मुंह बन गया। उसने अपना हैट उठाया। ओके, गुड लक मिसेस फोंटान। उसने एक नजर निक पर डाली। ओहारा, मैं वॉन डैम को रिपोर्ट करूंगा कि तुम लंदन में हो। वो जरूर दिलचस्पी लेगा। मेरे ख्याल में तुम अमेरिका जल्द वापस आ जाओगे, पॉटर ने कहा। बहुत मुमकिन है, निक ने कहा। मुकर्रर इरशाद कि बहुत मुमकिन ना हो, निक बोला।
पॉटर ने दरवाजे का रुख किया और आखिरी बार पलटा। तुम जानते हो कि तुम्हारा एक शानदार कैरियर है। उसने पलक झपकाए बगैर निक को घूरा। उसे खराब मत करो। मैं तुम्हारी जगह होता तो एहतियात से काम लेता, पॉटर ने कहा। मैं भी एहतियात का मुजाहिरा करूंगा, निक बोला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।